नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि पहली खबर कुशीनगर से है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लगातार बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हीं को लेकर आपको बता दें कि मामला कुशीनगर जनपद के पडरौना कोतवाली अंतर्गत नाहर छपरा का आया हुआ है, जहाँ के विकास मौर्य व रामेश्वर कुशवाहा नाम के व्यक्ति के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी व सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर हिंदू समाज आक्रोशित है, जिसके बाद कुशीनगर में जगह जगह विकास मौर्य और रामेश्वर कुशवाहा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। वहीं पडरौना कोतवाली में आज बीजेपी नेता ऋतिक सिंह गौतम ने अपने तमाम साथियों के साथ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आखिर कब तक यूं ही होता रहेगा सनातन धर्म का अपमान? आखिर कब तक होगी सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई? इसी को लेकर तमाम सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा नेता। तो तमाम सारी जानकारी हम इनसे लेंगे कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दें, कुशीनगर जनपद के पडरौना कोतवाली का ये मामला है, जहां पर नाहर छपरा का एक व्यक्ति है विकास मौर्य, और एक रामेश्वर कुशवाहा नाम का व्यक्ति है और विकास मौर्य नाम का व्यक्ति है, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी किया था, जिसके बाद पूरे कुशीनगर जिले में जगह जगह तहरीर दी जा रही है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक सिंह गौतम जी से हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिक जी, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि यह जो देश है जिसको हिंदू स्थान कहा जाता है, आप हिंदुस्तान में रहते हो, ठीक है, हमने सबको धार्मिक स्वतंत्रता दे रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा हिंदू धर्म को और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करेंगे। ये रामेश्वर कुशवाहा नाम का जो विधर्मी व्यक्ति है, इसने माँ दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप एक विकास का नाम ले रहे थे, वो यहाँ का नहीं है, वो कहीं बाहर का है, कहीं अमेठी का है, उसको भी ट्रेस कराए जा रहे हैं। रामेश्वर के ऊपर जो है कल हिंदू भाइयों ने मुकदमा दर्ज कराया था। ये अरुण वगैरह हमारे सारे साथी और अन्य भी हिंदू साथी लोग ने मुकदमा दर्ज करवाया था, शिवप्रकाश शुक्ला वगैरह ने, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आज हम कोतवाल साहब से इसी विषय में हम सारे लोग जाके मिले थे। कोतवाल साहब से हमने यही पूछा कि एक व्यक्ति जो 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, मुकदमा अभी तक आपने दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आप अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं? हिंदुओं में आक्रोश है इस मामले को लेके। आज सुबह मैं सो के उठाऊं तो सैकड़ों मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं लोगों का। आपको मैं दिखा भी सकता हूं, जिसमें लोगों ने मुझसे कहा है कि हम लोग रामेश्वर के घर जाके बैठेंगे और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, कि 48 घंटे के अंदर अगर रामेश्वर की गिरफ्तारी नहीं होती है, विकास को ट्रेस नहीं किया जाता है, तो फिर सारे हिंदू जनमानस जो है वो सड़क पे उतरने को बाध्य होंगे, धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। ऋतिक जी, रामेश्वर कुशवाहा की जिसकी आपने बात की है, रामेश्वर कुशवाहा कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के पदाधिकारी भी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी वही है जिसके नेता हैं अमित प्रसाद मौर्य। सनातन धर्म पे लगातार वो भी अभद्र टिप्पणी करते आए हैं। हिंदू ग्रंथों की बात करें तो उसको जलाने का भी काम उन्होंने किया है, जिसको लेकर तमाम सारी चीजें आप देखे भी होंगे। तो इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वो कहीं से सुनने में आया है ऐसा कि वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का वो पदाधिकारी भी है। आपको एक बात बता दूं, यह मुद्दा किसी भी पार्टी का नहीं है, यह धार्मिक आस्था का मुद्दा है। अगर कोई सनातनी, अगर कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म पे या किसी दूसरे देवी देवताओं पर टिप्पणी नहीं करता है, तो फिर हम किसी का भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिंदू का मामला है, सनातनियों का मामला है, तो हम थाने में दौड़ रहे हैं। अगर ये मामला किसी अन्य जात के देवी देवताओं पे इतनी अभद्र टिप्पणी किया गया होता तो अभी तक लोग सड़क पर उतर हो चुके होते, बवाल शुरू हो जाता। लेकिन हिंदू सहिष्णु होते हैं, हम कानून व्यवस्था को मानते हैं, हमारा यह राष्ट्र है, इसलिए हम कानून व्यवस्था के तहत चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और वह जेल जाए। अगर इस मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? समस्त हिंदू जनमानस का, अभी मेरे पास फाजिल नगर से, खड्डा से, कई जगहों से फोन आया है, सबका जनभावना है, सब सारे लोग आहत हैं। इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग मौन रूप से, हम लोग बिना किसी, क्योंकि हमारा देश है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी है, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी नुकसान के हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसी कोतवाली पडरौना में बैठ के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक रामेश्वर गिरफ्तार होकर जेल नहीं चले जाते। तो अभी इनके खिलाफ कहाँ कहाँ कंप्लेंट डाली जा चुकी है?
अभी पटौना कोतवाली में के खिलाफ कंप्लेन कल का पड़ा है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। दुर्भाग्य है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी फाजिल नगर से सूचना आया है, फाजिल नगर में भी एप्लीकेशन अभी दिए जा रहे हैं। खड्डा से भी फोन आया था, खड्डा से भी जो है अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तमाम माननीय जी लोग जो है वो लोग भी इस विषय पे नाराज हैं, दुखी हैं कि इस तरह के मामले आ रहे हैं। सुबह एक माननीय जी का भी हमारे पास फोन आया था, उन्होंने भी यही बताया कि यह बहुत दुखी और आहत करने वाला मामला है, इस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। एक विषय और बता दूं कि अगर 48 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और हम सारे लोग अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन का होगा। ये हमने कोतवाल साहब के माध्यम से जिला प्रशासन को भी ज्ञापन दे दिया है। आपको बता दें कि यूपी के रायबरेली के सलोन तहसील में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी जारी करने का मामला सामने आया है। रायबरेली की सलोन तहसील क्षेत्र बहुतई ग्राम सभा निवासी देवकली ने डीएम ऑफिस पहुंचकर बताया कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र डीह ब्लॉक द्वारा जारी कर दिया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी है। अन्य व्यक्ति को लाभ देने के लिए ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुमार व पंचायती अधिकारी हिमांशु मिश्रा ने मेरा 15 अक्टूबर 1990 को मृत दिखाकर 26 अप्रैल 2024 को मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया, जो पूरी तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। पीड़ित महिला ने पूरे मामले की जिलाधिकारी से शिकायत की है। ग्राम प्रधान और पंचायती अधिकारी पर कार्रवाई की मांग भी की है। पूरे मामले में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह जिंदा व्यक्तियों को मुर्दा दिखाकर निजी लाभ लेने का मामला सामने आ रहा है। यह पूरी तरह से गंभीर विषय है। उनका प्रमाण पर मृत दिखाई दे। किसने? सुरेंद्र सेक्रेटरी सुरेंद्र। मैं तो वापस बना देना आप। तो आप तो जिंदा हो? हाँ। शिकायत करूँ कहूँ? आगे शिकायत हुआ है। जिलाधिकारी को हुआ है? वो बनाए इसकी की गलती से बना है? सुरेंद्र सेक्रेटरी। कहाँ पता है ना आता है? सेक्रेटरी कहाँ के हैं? सलवान। हमारे मेरी माता जी हैं, इनको मृत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया फर्जी तरीके से, इसलिए मैं डीएम के यहाँ शिकायत करने आया। किसने जारी कर दिया? कहाँ से बना? पंचायत सेक्रेटरी और सुरेंद्र प्रधान मिलकर किया है। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा नवरात्र के प्रथम दिवस पर मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा जनपद की समस्त महिला पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से जनपद की महिलाओं को महिला हेल्पलाइन, महिलाओं की सेवा सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे सभी नंबरों को अभियान द्वारा पहुंचाने का कार्य किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने मिशन शक्ति के 5वें चरण की अगुवाई की, जिसमें जनपद के विभिन्न थानों की महिला पुलिस उपस्थित रही। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को 3 माह तक अलग अलग चलाया जाना है, जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा में शासन द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा की हेल्पलाइन नंबर व अभियान के बारे में जानकारी हो सके, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। कि आप लोग अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल नवरात्रि के प्रथम दिवस पे मिशन शक्ति 5वें चरण की शुरुआत की गई है। इसके दृष्टिगत सभी थानों में और जनपदीय पुलिस के तत्वावधान में कल से मिशन शक्ति का कार्यक्रम जो निर्धारित जो हमारे पास आया है उसके अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। आज जनपद में जो आसपास के थाने थे पुलिस लाइन की एक जागरूकता रैली हमें सभी महिला एसएचओ, महिला सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षियों के साथ एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है और उस जागरूकता रैली के क्रम में पब्लिक से संवाद करके जो शासन के द्वारा महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो भी पोर्टल्स हैं, जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसके बारे में एक जागरूकता का अभियान चलाने का प्रयास किया। सर ये कार्यक्रम जो है सर कब तक चलेगा सर? ये अगले 3 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम है, फेज वाइज है, डिफरेंट इसमें कार्य योजना आई हुई है, उसी के अनुसार हम लोग जनपद स्तर पे इसे क्रियान्वित कराएंगे। लगातार मिशन शक्ति के द्वारा जो है यहाँ पे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है,
तो सर क्या बदलाव आया है और कहाँ देखते हैं सीतापुर को सर? देखिए, महिला अपराधों के दृष्टिगत अपने अधिकार को जानने का प्रयास और महिला पुलिसकर्मियों को सक्षम बना करके उन अपराधों के अनावरण के लिए ये लगातार प्रयास पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। आप भी अवगत होंगे कि पुलिस के द्वारा जो हमारे महिला विद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, इनमें जानकारी दी जा रही है और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो रही है, उन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी हो। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में महाभारत कालीन गुरुगांव देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने इस इलाके में प्रवास कर मैया की प्रतिमा स्थापित की थी, इसलिए मैया की प्रतिमा का नाम गुरु ग्रामेश्वरी देवी पड़ा। प्रतिमा मंगलवार को स्थापित हुई थी, इसलिए यहाँ मैया को मंगला देवी भी कहते हैं। यह सिद्धपीठ है, ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ मैया अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। गुरुगांव देवी मंदिर में दोनों नवरात्रों में विशाल मेला लगता है। मान्यता है कि 40 दिन माता के दर्शन करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में हमारे यहाँ कमेटी की तरफ से अशोक रस्तोगी जी हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनकी तरफ से सब व्यवस्थाएँ मतलब हर तरफ से सही है। प्रशासन की अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है और यहाँ अपने 50 लड़के लगे हुए हैं जो मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, किसी भक्त को कष्ट न हो, परेशानी न हो। और ये माँ का दरबार है, 9 दिन तक मैया का मतलब पाठ होती है, लाखों लोगों की भीड़ होती है और अष्टमी नवमी को यहाँ भंडारा चलता है, प्रसाद वितरण किया जाता है। 50 भक्त अपने आते हैं, अपना प्रसाद भंडारा चलाते हैं और ये सच्चा दरबार है। बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, शांति मिलती है और जो 41 दिन तक मैया के दर्शन करता है उसको मतलब 41वें दिन यहाँ पर पोशाक वोशाक वगैरह 40 दीपन जला के और प्रसाद बाँट के अपनी पूरी करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हें जो चाहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मान्यता ये है कि ये महाभारत कालीन मंदिर है, गुरुगांव देव किस तरीके से इसका जुड़ाव जुड़ा हुआ है महाभारत काल से क्या है? ये तो बहुत पुराना, ये तो कोई बता नहीं सकता है। बहुत मतलब ये गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर स्थापना करके यहाँ रहे थे और उन्होंने यहाँ गुरु की स्थापना की थी और यहाँ पूरा किया करते वो आज भी वही पुराना, बहुत पुराना मंदिर है। इसे सब इसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ, 80 में लगभग जीर्णोद्धार हुआ इसका। तब ये नहीं तो पहले मतलब सब कटैया ईंट वगैरह ये निकलती थी। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में मोदी नगर थाना क्षेत्र में जिहादियों का नया खेल सामने आया है, जिसमें जिहादी नया खेल अपनाकर हिंदू विधवा महिला को व हिंदू युवकों को हनी ट्रैप व ब्लैकमेलिंग कराते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी नगर पुलिस ने 2 जिहादी जिसमें मास्टरमाइंड और वसी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से ब्लैकमेल कर लूटे गए 48,000 रुपए में से 6,000 रुपए बरामद भी किए हैं। गौरतलब है कि हिंदू महिला को जिहादियों ने लालच देकर इस अपराध करने के लिए मजबूर किया था। इस महिला के पति की 3 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है और महिला की 4 बच्चे हैं। ये एक टाइगर सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं मेरठ में। 26 सितंबर को एक महिला इनके पास गई, नौकरी के नाम पे गई, नौकरी लेने के लिए। फिर उसने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास नहीं है, आप कभी अगर मोदी नगर से निकलना तो मुझसे आप ले लेना। वहाँ उसकी एंट्री भी उनके ऑफिस पे है। 1 अक्टूबर को ये गाजियाबाद जा रहे थे, तभी उस महिला का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, कल वापस आऊँगा। उसने कहा कि आप मेरे आवास पे आके डॉक्यूमेंट ले लेना। ये अगले दिन जब उसके यहाँ पहुँचे तो महिला इन्होंने जो बताया कि महिला एक शॉल में थी, उसने अपनी शॉल हटा दी, वो नग्न अवस्था में हो गई तथा तभी उसी समय 4 अन्य व्यक्ति घर में घुसे, जिन्होंने अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताया, एसओजी का भी बताया, एक पत्रकार बताया और डरा धमका कर इनको भी नग्न करके दोनों के साथ में फ़ोटो ली, वीडियो बनाई और इन्हें उसके बाद से ब्लैकमेल करते हुए एक गाड़ी में बैठा कर ले गए। इनके पास 48,000 रुपये थे, उस समय इनका बताना है, वो इनसे छीन लिए गए और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। ये कहते हैं कि 10 लाख रुपये देना
तब ये वीडियो वगैरह डिलीट करेंगे, नहीं तो वायरल कर देंगे। इसके बाद इन्होंने सूचना कल एक मुकदमा लिखा गया इनकी तरफ पे, इसमें कार्रवाई करते हुए जो इसमें शामिल महिला है तथा 2 अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनकी पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि इसमें महिला का नाम आरती है। यह धौलरी के एक व्यक्ति महराज के संपर्क में थी और महराज बागों का काम करता है। इस समय वो खाली था, इस समय उसका काम नहीं चल रहा था। गांव का ही उसके एक यूसुफ है, ये इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने आपस में तय करके प्लान बनाया इस तरीके का हनी ट्रैप करने का। इनका एक साथी वसीम मोहम्मद भी है और यूसुफ का एक और साथी था जो कि गाड़ी लेकर के आया था, जिसका अभी नाम पता नहीं चल पाया है। इसमें वसीम मोहम्मद, महराज और इस महिला को गिरफ्तार किया गया है और यूसुफ और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति वांछित है। क्या क्या बरामद हुआ है सर इसमें अभी तक? इसमें इनके पास से जो पैसे छीने गए थे उस व्यक्ति द्वारवादी से, उसमें से 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं और अन्य इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या इसके अलावा भी सर इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज है? नहीं, अभी तक इनके ऊपर कोई अन्य आपराधिक मुकदमा दर्ज होना नहीं पाया गया। मोदी नगर में एक ऐसा जिहाद का मामला सामने आया जिसमें कुछ जिहादी लोग हिंदू महिलाओं को, उसमें ये देखते हैं कि कौन हिंदू महिला जो है विधवा है तो उसको अपना टारगेट बना के और हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसे काम करने के लिए उकसाया जा रहा है। एक ऐसा ही आज मामला सामने आया है कलछीना का, और महिला जो रहने वाली थी, कलछीना की रहने वाली थी, वहाँ के कुछ 4 युवकों ने, जिसमें एक महराज मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने उस महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ मिलाया और हनी ट्रैप जैसे मामले में उस महिला को कराने के लिए विवश किया। और साथ ही साथ एक जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था, मेरठ का रहने वाला एक युवक, उस आदमी से 48,000 रुपये लूट लिए। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जिहादी लोग किस तरह से हिंदू महिलाओं को तरह तरह के लालच देकर इस तरह से जघन्य अपराध में अपने साथ मिला रहे हैं, और आने वाले समय में देखना होगा कि ये जिहादी किस तरह की और घटनाओं को अंजाम दिलवाने वाले हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, महिला सहित, और 2 अभी जिहादी मौके से फरार हो गए हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जल्द से जल्द टीमें लगाई गई है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। आपको बता दें कि बस्ती में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बांग्लादेश की घटना पर बोलते हुए महंत राजू दास ने कहा कि भारत तभी सुरक्षित है जब हिंदू बहुसंख्यक होंगे, और कहा कि यह भारत देश ऋषि मुनि महात्माओं का है, यह देश संस्कारवान है। और आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज बस्ती देव फाउंडेशन के माध्यम से इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, तो मैं देव फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, अधिकारी, राम भाई को साधुवाद, धन्यवाद। आज भारत सुरक्षित तभी है जब हिंदू बहुसंख्यक है। और देश में देखिए कि लैंड जहाज, थूक जहाज, मूत जहाज, लव जहाज चलाकर मानवता को सर्वसार करने की घटनाएं, संस्कृति को मिटाने की घटनाएं का कार्य चल रहा है। मैं निवेदन करता हूं सभी हिंदुस्तान में रहने वाले, हर मतांतर मजहब के रहने वाले लोगों को कि यह देश ऋषि मुनि महात्माओं का, यह देश संस्कारवान है, जहाँ कंकर कंकर में शंकर देखा जाता हो, जहाँ बच्चियों में शक्ति का केंद्र माना जाता हो, जहाँ पर हर वर्ग समुदाय के लोग शांतिपूर्वक रहते हों। बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर शांति है। सब जगह शांति है, सब जगह एक देवता हैं, एक किताबें हैं, एक कौम के मानने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तभी तक ये संभव है जहाँ हर मतांतर के मानने वाले लोग रहते हैं, जब हिंदू बहुसंख्यक है। इसके नाते संस्कार और संस्कृति और संस्कृति पर कार्य करते रहना चाहिए, तभी जाकर देश ऐसा बचा रहेगा, तभी तक हमारी संस्कृति ऐसी बनी रहेगी। और योगी जी का बुलडोजर ऐसे चलते रहने से अपराधी कंट्रोल में रहेंगे, बलात्कारी शांत रहेंगे, बेविचारी आसमान में चले जाएंगे या जमीन में चले जाएंगे, या तो प्रभु के यहाँ मेल हो जाएंगे, या तो सीधे जेल में चले जाएंगे। सरकार में 5,000 से ऊपर दंगे हर साल में होते थे। वही लोग टिप्पणियां करते हैं जो जेल में रहने के बाद वो अपराधी जेल से बाहर आकर हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटता था और रंगदारी टैक्स लेकर फिर जेल चला जाता था। वही लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो राम को काटपीट कहते थे, वही लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो सनातन को मिटाने का प्रयास करते हैं, वही लोग टिप्पणी कर रहे हैं।
राष्ट्रवादी को टिप्पणी नहीं कर रहा है। पहले वो अपने झांक कर देख लें, उन्होंने कितने घृणित कार्य किए, कितना पापाचार किए, कितने कुकर्म किए, कितने अधर्म किए। आज बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, क्योंकि उन्हीं के तो रिश्तेदार लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। जाकिरी भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी कैसे अयोध्या में रामलीला करने वाले को कोई कमी नहीं, देश और विदेश में जाकर लोग रामलीला करते हैं। तो थोड़ा सा जैसे हम साधु हैं, 1 मिनट के लिए मैं चप्पल तक नहीं पहनता, तिलक लगाया हूँ, अपने भेष में हूँ, अब मैं जींस पैंट पहन लूँ, एक हाथ में बोतल ले लूँ, आप साधु कहोगे क्या हमको? इसके नाते निवेदन है कि आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य के अनुरूप आपको रहना पड़ेगा। बाकी मैं और इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से लड्डू में मिलावट की बात आई है, खासकर जो हिंदू धर्म में मान्य नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तिरुपति बालाजी में जो हुआ उसकी हम कल्पना मात्र से डर जाते हैं, क्योंकि हम वैष्णव हैं। देखिए सीताराम तुलसी धारण किए हुए हैं, प्याज लहसुन तक वर्जित है, और जहाँ पर गाय की चर्बी मिलाई जा रही हो, जहाँ मछली का ऑयल मिलाया जाता हो, जहाँ अखाद्य पदार्थ के ऑयल मिलाकर प्रसाद बनाया जाता हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? अगर वो सही है तो उन लोगों के खिलाफ फांसी की कार्रवाई होना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ पूरे देश में जितने भी मंदिर है मुक्त करो, संतों को हवाले करो, ऐसे कार्य नहीं हो। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यातायात सप्ताह को लेकर सरकारी विभागों में एक नियम लागू किया है और कहा कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वह गैर हाजिर माने जाएंगे। अगर कोई कर्मचारी मोटरसाइकिल चला रहा है या स्कूटर से आ रहा है तो उसका हेलमेट लगा होना अनिवार्य है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सरकारी कर्मचारियों को सीट बेल्ट लगाने के पर क्या कार्रवाई पर ये देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग का पूरा प्रयास रहता है एक नोडल एजेंसी के रूप में कि वो जनपद के समस्त विभागों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। इस संबंध में 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश के आदेश अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिले के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय परिसर में आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग किए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको सचेत किया जाए और उस दिन के लिए उनको अनुपस्थित माना जाए। जैसे का देखा गया सीएमओ साहब का ड्राइवर वो ही सीट बेल्ट नहीं लगाया, अधिकांश पुलिसकर्मी जो हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं, इस पर क्या कार्रवाई की? यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो किसी के द्वारा उस संबंधित विभाग के अध्यक्ष को सूचित किया जा सकता है और उसके द्वारा तात्कालिक रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब तक कोई कार्रवाई हुई इस तरह की सरकारी कर्मचारी जो आए हैं विभाग में हेलमेट न लगाए हों, बेल्ट न लगाए हों? परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर सरकारी कार्यालयों के बाहर मुख्य द्वार पर खड़े होकर भी चेकिंग की जाती है, जिसमें विशेषता यह देखा जाता है कि अंदर आने वाले कार्मिक एवं अन्य व्यक्ति हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग किए हुए हैं अथवा नहीं। अब बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और कर्मस्थली होने के कारण लोग देश विदेश से वृंदावन में बसने की लालसा से आ रहे हैं। इस कारण वृंदावन रियल एस्टेट का हब बन चुका है, जिसमें बिल्डर यमुना के खादरों में अवैध कॉलोनी विकसित करने में पीछे नहीं हटते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वर्णिम परियोजना सुरभि वन यमुना के पास विकसित हुई है, जिससे बेकार पड़ी जमीन अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गई है। तो वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि यमुना खादर में कैसे भी आवासीय निर्माण का कार्य या कॉलोनी विकसित नहीं हो सकती, प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं देगा। देखिए, आपको बता दें कि खादर में कोई भी निर्माण नहीं, तमाम लोग अनधिकृत इस तरह का प्रयास कर रहे हैं समय समय पर कि वो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा लोगों से आग्रह है कि जब भी ज़मीन कोई परचेज करे तो प्राधिकरण से या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से ये जरूर पता कर लें कि क्या उसका नक्शा पास हो सकता है कि नहीं। नंबर 2 उसके टाइटल के बारे में जानकारी करें। अभी आपने देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अभी लगभग 1 महीने पहले बड़े पैमाने पर तुष्टिकरण कराया था। ऐसे भी खादर में हमारे जो प्राधिकरण है मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है और राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिल करके अभी 4 दिन पहले एक बृहद अभियान चलाया था, जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ ध्वस्तीकरण किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों की सीलिंग भी की गई है और कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। जो भी अवैध निर्माण है
शासन का स्पष्ट निर्देश है कि उसको तोड़ा जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। तो जो नोटिस जारी की गई है वो प्रक्रिया पूरी करते ही जो बच्चे आप वहाँ पे हैं खाकर उसको तोड़ देंगे। लेकिन लोग इनके बहकावे में ना आए, इसलिए सतर्क भी रहना जरूरी है। अदरवाइज पूरी ज़िंदगी की कई बार कमाई ये लोग अनावश्यक रूप से गंवा देते हैं। केवल थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो इस तरह की चीज़ों से बचा जाए। सर, इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि वहाँ पर सीवर की लाइन पड़ गई तो वो लोग समझते हैं कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ही सीवर लाइन डालने का आदेश जारी किया गया होगा। देखिए, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि खादर में किसी भी तरह का कोई अनुमन्य नहीं है, न कोई वहाँ प्रशासन ने किसी तरह के सीवर पानी लाइन कोई डाली है। ये लोग अनधिकृत काम करने की कोशिश समय समय पर करते रहते हैं, जिसको हम लोग ध्वस्तीकरण भी करते हैं। और अभी जो भी हुआ है, अगर कोई इधर बीच में नए निर्माण अगर पिछले कुछ दिनों में है, उसका अगले एक हफ्ते के अंदर हम ध्वस्तीकरण। एनजीटी के आदेशों को खुली चुनौती देता मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। अगर बात करें मथुरा की तो यहाँ कई सैकड़ों अवैध कॉलोनी का निर्माण हो चुका है। यहाँ के जेई अधिकारी वहाँ जाते हैं, सुविधा शुल्क लेकर आते हैं, लेकिन कॉलोनी फिर डेवलप हो जाती है। हाल ही में ऐसा ही एक प्रकरण वृंदावन खादर का आया, जहाँ पर सीवर भी डल चुका है, बिजली का कनेक्शन हो चुका है। आखिर इस पूरे मामले में ये जानने वाली बात है कि इतनी बड़ी कॉलोनी जब डेवलप होती है तो विकास प्राधिकरण करता क्या है? आखिर सीवर की लाइन डल कैसे जाती है, बिजली का कनेक्शन कैसे मिल जाता है, जब एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि खादर में कोई कॉलोनी डेवलप नहीं हो सकती। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। अगली खबर फर्रुखाबाद से ही है। आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में दौड़ लगाते समय अज्ञात वाहन से टक्कर होने से 3 अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। वहीं हादसे में एक की मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा है, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। पूरी घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में कानपुर मार्ग पर गेस्ट हाउस के पास की बताई जा रही है। ये देखिए, ग्राम रामनगर है, थाना क्षेत्र नवाबगंज है। यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि 4 साल का बालक है जो कि घर से निकला था और मिल नहीं रहा था। तो परिजनों ने प्रयास किया तो बच्चा पास में ही, वहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है 200-250 मीटर दूर पे एक खंडहर के पास मिला है, जहाँ उसके मुंह से झाग निकल रहा है और शरीर पे कोई भी ज़ाहिरा चोट नहीं है। और यहाँ पे घटनास्थल पे सभी उच्च अधिकारीगण ने विजिट किया है, फॉरेंसिक टीम आई है और जो शरीर से जो प्रथम दृष्टया बात लग रही देखने से बॉडी को, उससे ये लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ जहरीला या तो किसी ने काट लिया हो या कुछ खा लिया हो बालक ने। इनकी कोई रंजिश नहीं है। जो परिवार है उनसे बातचीत की गई। उनके फादर जो है, जो बच्चे के फादर हैं, बाहर कहीं मजदूरी करते हैं। फिर भी पूरी जो है पोस्टमार्टम करा के हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ मामला नहीं लग रहा है। सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। अब बात करेंगे बुलंदशहर की। आपको बता दें कि यूपी के जिला बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र में सिकंदराबाद में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बता दें कि सिकंदराबाद में पुलिस टीम पर पथराव किया गया, तो वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बवाल के बाद डीएम, एसएसपी, पीएसी व कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। शहर में गश्त कर रही पुलिस की टीमें व एसएसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की ही। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में मासूम की हत्या कर शव खंडहर में फेंका गया है। वहीं मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि घर से गायब 4 वर्षीय बालक का खंडहर में शव मिला है। शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि जब परिजनों को काफी खोजबीन के बाद भी बालक का पता नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। परिजनों के खोजबीन पर खंडहर में झाड़ियों के बीच बालक का शव पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। हमारा भतीजा वो दिन में कहीं निकल गया, किसी ने पकड़ गया मार के और डाल दिया। तो आपको कै बजे मिला ये अभी मिला 7 बजे करीब। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? पुलिस आ चुकी थी, उसके बाद में मिला। अच्छा, तो पुलिस की कै गाड़ियाँ आई? पुलिस की तो 2 गाड़ियाँ नहीं,
बुका कहते हैं 100 नंबर वाली खड़ी थी, एक दरोगा साहब आ गए थे मोटरसाइकिल से। उसके बाद में पुलिस आई, वो हमें पता नहीं कितनी आई कितनी नहीं है, आए तो आए। आपको क्या लग रहा है? किसी ने मारा है ये लग रहा है। अगली खबर गुजरात से है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में सूरत पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अपराधों में लिप्त अपराधियों की पहचान कर उन सभी को समझाइश देने की अपील की गई। और इसके साथ ही सूरत पुलिस डीसीपी विजय गुज्जर के नेतृत्व में सभी को बताया गया कि भविष्य में अपराधों से दूर रहें, ताकि उन सभी अपराधियों और साथ में उनके परिवारों का भविष्य खराब ना हो सके। सूरत पुलिस लगातार अपराधों पर नियंत्रण को लेकर सख्ती से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सूरत पुलिस कार्यालय में सभी को समझाइश देकर जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर सूरत पुलिस डीसीपी विजय गुज्जर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हमारा माननीय एचएम सर और सीपी सर के निर्देश मुजब ये जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा गुनाह पिछले 2 साल में किए हैं, शरीर संबंधी और प्रॉपर्टी संबंधी, उन सबको यहाँ बुला के उनके लिए एक मेंटर प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हर एक आरोपी को किसी न किसी पुलिस वाले के साथ लिंक किया गया है, तो वो उसके साथ कंटिन्यू टच में रहता है, बात करता है, ताकि वो दोबारा से आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। तो उसी के तहत हम लोग बार बार इनको बुलाते रहते हैं। तो आज नवरात्रि से पहले बुलाया था, ताकि नवरात्रि के दौरान ये लोग कोई तरह का अपराध में शामिल नहीं हो और पुलिस का सहयोग करें। और नवरात्रि में विशेष रूप से इसलिए हम लोग कंसर्न है कि माता बहनें जो हैं, शहर की महिलाएं जो हैं, वो देर रात्रि तक गरबा खेलने के लिए बाहर रहते हैं। तो इनको भी समझ किया गया है। तो इन सब ने भी आश्वासन दिया है कि इनकी तरफ से आपराधिक गतिविधियां बिल्कुल नहीं होंगी, और ना केवल ये खुद शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये दूसरे लोगों का भी ध्यान रखेंगे कि दूसरे लोग भी कोई इस तरह के गुनाह में शामिल नहीं हो। तो इसके लिए आज ये सभी 200 से ज़्यादा आरोपी जो उनको बुलाया गया था। और जब से हमने ये शुरू किया है, तब से एक आदमी के दोबारा क्राइम करने का जो रेशियो था वो काफ़ी कम हुआ है। कि रेयरली ही कोई आदमी होता है जो हमारे साथ ये इस तरह के प्रोग्राम में आता है, बाद में वो क्राइम करता है, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो इनके जो परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक हैं और उत्साहजनक है। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के शिवहर से खबर है, जहां बेलसंड में तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास में मदद की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार के दिन तरियानी छपरा के मुखिया अपर्णा सिंह एवं मुखिया प्रतिनिधि के दिशा निर्देश समाज सेवी की अध्यक्षता में बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में झाड़ फूंक करने वाले कादरी शिफा खाना संचालक के खिलाफ एक बार फिर छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्दों में गाली गलौज की शिकायत का मामला सामने आया। मामला मध्य प्रदेश के धार जिले कुर्सी थाने का है, जहां एक आदिवासी महिला पूर्व में निसरपुर के पिपलिया में संचालित कादरी शिफा खाना के संचालक मौलाना इलियास कादरी के खिलाफ झाड़ फूंक के बहाने बुलाकर छेड़छाड़ करने और जाति सूचक शब्दों में गाली गलौज करने की शिकायत लेकर कुर्सी थाने पहुंची, जहां पुलिस महिला द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। कादरी शिफा खान बाबा है, तांत्रिक विद्या वाला है, तो पिपलिया वाला बाबा। तो उसके हमें 6 महीने पूर्व गई थी, तो उन्होंने फिर बाद में कल 11:30 बजे मुझे कॉल किया है। वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ कुक्सी में आ जाओ, तुम्हारी घर की समस्या जो भी है मैं समाधान कर दूँगा। तो मैंने वहाँ पे पहुँच गई। फिर उसने रिटर्न फ़ोन लगाया है कि अभी मत आओ, थोड़ी देर से आना, अकेले में आना, तो सबका कुछ काम कर रहा हूँ। फिर मैं पहुँच गई हूँ। तो उसके बाद में उसने बोले कि आप अकेले में आना था ना, अभी ऐसे कैसे आ गए हो तुम लोग। फिर बाद में उसने जीना जब्ती कर लिया, मेरे को छेड़छाड़ी करने लग गए हैं। एक महिला के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें जो शिफा कादरी पिपलिया का इलियास खान उसके खिलाफ शिकायती आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र को हमने जांच में ले लिया और जांच के उपरांत इसके पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से ही। आपको बता दें कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ ही जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर ग्वालियर जिले के 4 अस्पतालों में वर्थ वेटिंग रूम प्रसूति प्रतीक्षालय की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल मुरार, सिविल अस्पताल डबरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन सहित भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधा भी दी गई। हमने अपने ज़िले के अंदर 4 जगह बर्थ वेटिंग रूम का उद्घाटन किया है 2 अक्टूबर को, जिसमें कि जो गर्भवती महिलाएं आती हैं जिनके गर्भ डिलीवरी होना होता है, तो वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि रास्ते में डिलीवरी हो गई, तो उसमें यह है कि गर्भवती महिला आके 2 से 3 दिन पहले
या उस बर्थ वेटिंग रूम में रह सकती हैं, वहाँ उपचार ले सकती हैं, ताकि कोई भी डिलीवरी रास्ते में ना हो, जिससे माता को भी दिक्कत होती, बच्चे को भी हानि होती। तो अपन ने इस तरह के केसेस रोकने के लिए बर्थ वेटिंग रूम शासन द्वारा खोले गए हैं। अब बात करेंगे ओडिशा की। आपको बता दें कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं ने शहरवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए नगरपाल माधुरी लुगुन अपने पार्षदों संग थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को शहर में बढ़ रही चोरी की घटना पर अंकुश लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर में हो रही चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी की गई। अगली खबर गुजरात के सूरत से है। आपको बता दें कि आरोपी को 10 बाइक चोरी का अपराध में उत्तरायण पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आरोपी डायमंड कारखाने में मजदूरी करता था। सूरत के अलग अलग इलाकों से 10 गाड़ियां चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि अलग अलग विस्तार में 10 वाहन चोरी किए गए। उत्तरायण पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 2,30,000 कीमत की बाइक बरामद की है। पुलिस स्टेशन में एक व्हीकल थेफ्ट दाखिल हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चालू थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज में लोकल पुलिस को एक लीड मिली थी और उस लीड में जो एक्यूज दिखाई दे रहा था उसको अरेस्ट करने के बाद उसके पास से 4 व्हीकल मिले थे और इंट्रोगेशन में पता चला था कि उसने और 9 व्हीकल जो है उसके भी चोरी की है। और जो सदर आरोपी है उसका नाम केवल टोगड़िया है और 19 साल का है। वो पहले डायमंड में काम करता था और अभी उसके पास 4 महीने से कोई कामगिरी नहीं है। इंट्रोगेशन में ये भी पता चला है कि वो वराछा पुलिस स्टेशन में एक व्हीकल थेफ्ट के ऑफेंस में भी अरेस्ट किया गया था। जो 10 व्हीकल अभी रिकवर हुए हैं उसमें से 4 व्हीकल आरोपी से मिले हैं और 5 व्हीकल उसने जो किसी को बेच दिए थे वहाँ से रिकवर किया है। एक व्हीकल है वो ट्रैफिक शाखा ने डिटेन किया था, वहाँ से रिकवर किया गया है। इसमें जो एम है उसके पास एक की थी, जो चाबी से जो भी व्हीकल खुलता था वो व्हीकल की वो चोरी करता था। घटना को अकेले अंजाम देते थे? नहीं, अभी तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में वो पता चला है उसमें तो वो अकेला ही ये काम करता है, ऐसा पता चला है। 10 व्हीकल की रिकवरी, जो 10 ऑफेंस रजिस्टर्ड है उसमें 10 व्हीकल की रिकवरी की गई और राउंड अबाउट 2,30,000 के आसपास के व्हीकल है। नहीं, वो अकेला ही करता है और उसके पास जो चाबी है वो जहाँ भी लग जाता है तो वो व्हीकल की चोरी करता है। किन क्षेत्रों से बाइक जब्त की गई और कहाँ रखता था बाइक? वो छापरा बाटा रहता है अमरोली विस्तार में। तो अमरोली के 5 ऑफेंस है व्हीकल चोरी के, उत्तरायण पुलिस स्टेशन के 2 ऑफेंस है, बाकी सरथाना, वराछा और कतारगांव के 1 ऑफेंस है। पहले तो हम जो व्हीकल के ओनर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर उनको पता है कि उनकी जो व्हीकल, जो पुराने व्हीकल ज़्यादातर उसमें ऐसा होता है कि कोई भी की लगाए तो वो लॉक खुल जाता है, तो उनको उसकी सेफ्टी के लिए 2 एक्स्ट्रा लॉक लगाना चाहिए। और बाकी तो सीसीटीवी फुटेज और जो भी लीड मिलती है उससे और व्हीकल चेकिंग या उसमें पुलिस काम करती है कि उसमें डिटेक्शन हो। चाबी वाले दुकान पर उसके माध्यम से ऐसी कोई चीज बनाया जाता होगा या चोरों के लिए कुछ ऐसी? अभी तो ऐसा नहीं पता चला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर पता चला कि वो चाबी बनाई हुई है तो फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।